बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इस्माइल कासिम और आप देख रहे हैं हर फेराज और या मकबूल जान के साथ। पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल के अंदर इलेक्शंस का हो जाना बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है, लेकिन वो नहीं हो सका। उसके लिए मुज़ाकरात का सिलसिला जारी है और ये सब मैं आपके पास आना चाहूँगा। मुझे बताएं, मुज़ाकरात मैंने लास्ट शो के अंदर हल्का सा मेंशन भी किया था, हल्का सा आपने बताया भी था, मुज़ाकरात का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? देखिए, मुज़ाकरात का मुस्तकबिल इसलिए मैं बेहतर देख रहा हूँ कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को अंदाज़ा हो गया है कि अगर हमने मुज़ाकरात को कामयाब ना किया तो फिर उसके बाद किसी के हाथ में कुछ नहीं आएगा। 1977 में 11 मार्च को पहले इलेक्शन हुए थे कौमी असम्बली के। उस पर धांधली का इल्ज़ाम लगाया था उस वक़्त पाकिस्तान नेशनल अलायंस PNA। ठीक है। तो उन्होंने कहा था कि हम बाइकाट करते हैं और अगले 3 दिन बाद जो इलेक्शन हुए थे उसमें बाइकाट हो गया था और उसके बाद एक मूवमेंट चली थी। मार्च, अप्रैल, मई, जून तक मूवमेंट चलती रही। जून में मूवमेंट अपने उरूज पे पहुंच गई और हालत ये हो गई थी कि जून की उस मूवमेंट के अंदर लोगों का खौसमो गुस्सा इतना ज़्यादा था कि 3 ब्रिगेडियर्स ने लाहौर शहर के अंदर उन्होंने कर्फ्यू लगाया था। 3 शहरों में लगाया था, कराची, हैदराबाद और लाहौर में। उन्होंने गोली चलाने से इनकार कर दिया था क्योंकि लोग सीना तान के कहते थे चलाओ गोली, और हालत ये थी कि अपने भाई बहन सामने खड़े थे और बहुत खौफनाक सूरत थी। उस पर फिर मुज़ाकरात शुरू हुए थे। मुफ्ती महमूद, प्रोफेसर गफूर अहमद और एक और साहब थे, वो उनके साथ थे, नवाबजाद नसरुल्लाह, ये 3 इस तरफ थे। भुट्टो, कौसर नियाज़ी, हफीज़ पीरज़ादा उस तरफ थे। उस तरफ तो भुट्टो उसमें प्ले करता था। इन बिटवीन वो बाहर चला गया, मुज़ाकरात छोड़ के, जैसे आजकल PDM कर रही है, सब इतने दौरों पे चला गया, फलां कर गया। और एक खबर चल गई थी कि वो रूस चला गया है और वो क्योंकि समझता है कि अमेरिका ने उसके खिलाफ ये साजिश की है तो रूस चला गया और वो वहाँ से इजाज़त ले आया कि 3-4 हज़ार बंदे मार दो और उसके बाद टेक ओवर कर लो, सब कुछ हो जाए। ये चलती चलती इसमें हफीज़ पीज़ा ने भी लिखा है, मौलाना कौसर नियाज़ी ने भी लिखा है और उन्होंने प्रोफेसर गफूर ने भी लिखा। उनकी और लाइन टूट गई और इस तरह के कि आखिर उनको रियलाइज़ हो गया कि कोई ना कोई गड़बड़ ज़रूर है, क्योंकि असगर खान ने एक ख़त लिख दिया था कि फ़ौज टेक ओवर कर ले, ये गलत हो रहा है और भुट्टो जो है ये किसी तौर पर भी इलेक्शन नहीं कराना चाहता, हमने एतबार। तो ख़त असगर खान का उनके पास था। तो उस दिन शाम को जब फाइनल मीटिंग उठी है तो उन्होंने ड्राफ्ट तकरीबन तय कर लिया था कि हम इस पर दस्तखत कर देंगे 5 जुलाई को। लेकिन रात को 12 बजे ज़ियाउल हक कहा गया था। उसने भुट्टो को गिरफ्तार किया और उसको बंद कर दिया और फिर उसके बाद कहा कि मैं 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराऊंगा। उसके साथ ही उसने तमाम अपोजिशन के केसेस ख़त्म कर दिए। सबसे बड़ा केस हैदराबाद साजिश केस था जिसमें खैर बख्श मरीद और उसके बाद वली ख़ान और उसमें ताला मैंगल, उसमें हबीब जालब भी था। लोग कहते हैं भुट्टो बड़ा वो था, हबीब जालब पे गद्दारी का मुकदमा भुट्टो ने बनाया था, किसी और ने नहीं बनाया था। इन सब को रिहा कर दिया और उसके बाद वजारतों में भी ले लिया। उस दौरान बल्कि मुफ्ती महमूद का ख़त है कि हमें वजारतों में लिया जाए। बड़े खौफनाक किस्म के हक़ाइक़ हैं दुनिया के अंदर। तो उस दौरान उसने भुट्टो का मुकदमा चलाया। उस दौरान एक मुहावरा बहुत मशहूर हुआ। मुहावरा का बात मशहूर हुई थी कि वली खान ने कहा था अलग से कि देखो कब्र एक है और मुर्दे 2, या तुम उस कब्र में लेटेगा और या जुल्फ़िकार अली भुट्टो इस लेटेगा। उसने लिटा दिया और 11 साल तक बिला शिरकत गैर वो हुकूमत करता रहा और किसी में कोई हिम्मत नहीं थी कि इसको ज़ियाउल हक को निकाल सके। MRD की मूवमेंट चली, उसने सिंध को कुचल के रख दिया और चूँकि पंजाब भी उस वक़्त तक जागता ही नहीं जब तक पंजाब पे जुल्म ना हो, इस वजह से वो मामला जो था वो वहाँ दब के रह गया। भुट्टो की 4 साल की जो बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी थी, जिसके बारे में भुट्टो कहता है कि मुझे अमेरिका ने कहा था कि शाह ईरान कहता है कि बलोचों का बड़ा मामला मेरे हाथ बन रहा है, यहाँ मूवमेंट चलेगी तो वहाँ भी आ जाएगी, तो लेफ़्ट की मूवमेंट आएगी तो कम्युनिज्म आ जाएगा, तो वो ख़तरा है, रूस का इन्फ्लुएंस बढ़ जाएगा। तब मैंने एक एक्शन लिया था। वो 4 साल की नफरत जो थी वो ज़ियाउल हक ने माफ़ी दे के ख़त्म करवा दी। तो हालत ये थी कि बेनज़ीर भुट्टो 1986 में आई थी 4 अप्रैल को, 4 तक 6 अप्रैल, मुझे अच्छी तरह याद नहीं, अप्रैल में आई थी। तो उसका इतना बड़ा जुलूस था कि जिसका आप तसव्वुर नहीं कर सकते। उसने हर शहर में जुलूस निकाला। ज़ियाउल हक ने कहा कि इसको एस्कॉर्ट भी दो, इसको प्राइम मिनिस्टर का एस्कॉर्ट दो। और हालत ये थी कि उसके बाद 86 में आने से लेके 88 की 18 अगस्त तक
बेनज़ीर एक स्पेंट फोर्स हो गई थी, लोग कैसे जलसा करती है चले जाती है, और जुनेजो ने उसको बिल्कुल मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया था। यहाँ तक एक मशहूर वाक़या है कि वो मुख्तलिफ लोगों को हाथ बहुत दिखाते थे, आपको याद है पीर धनक्का का वो भी करते थे। तो एक बंदे के पास गई, बंगाली के पास, तो उसने कहा कि अगली बहार जब खिलेंगे, फूल खिलेंगे, तो उसके बाद तुम वज़ीर आज़म होगी। तो उसको बंगाली उसकी बात यकीन आया, तो उसने कहा इन प्रेजेंस ऑफ दिस मैन, ये इस बंदे की मौजूदगी में ज़िया-उल-हक की, क्योंकि उसको पता था कि मैं नहीं आ सकती हूँ। तो उसने कहा नहीं मुझे ये नहीं पता, लेकिन तुम बन रही हो, और वो फिर बंदा चला गया और वो बन गया। इस वक्त भी क्राइसिस बहुत ज़बरदस्त किस्म का बिल्ट हो चुका हुआ है, लेकिन बेशक दो चीज़ें बहुत अहम मैं यहाँ बताना चाहता हूँ, और ये पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए इस वक्त इसको सबोटाज करने की पूरी कोशिश की जा रही है। जो किरदार असगर खान ने अदा किया था, वो किरदार मौलाना फजल रहमान अदा कर रहा है। एग्जैक्टली वही सूरत हाल जो कि हो सकती है या बाकी चीज़ें में। और बेसिकली ख्वाहिश ये है कि पाकिस्तान के अंदर एक ज़रूर ज़बर किस्म की क्यास आ जाए, तो उस क्यास के अंदर कोई ना कोई रास्ता निकल आए। लेकिन असल मसला ये है कि इस वक्त ना ज़िया-उल-हक है, और ना ज़िया-उल-हक जैसी फ़ौज है, और ना ज़िया-उल-हक जैसे वो हालात हैं कि किसी को सपोर्ट किया जा सके। ज़िया-उल-हक के आने के कुछ अर्से बाद रशिया ने आया था, लेकिन उससे पहले अफ़गानिस्तान के अंदर काम शुरू हो गया था। भुट्टो दौर में ही हिकमत यार भी आ गया था, और उस्ताद रब्बानी भी आ गए थे, और वो यहाँ से बैठ के वो सरदार दाऊद के बाद करज़ई की हुकूमत के ख़िलाफ़ वो लगे हुए थे। सरदार दाऊद को कत्ल कर दिया गया था। करज़ई जो था वो कम्युनिस्ट मूवमेंट आ गई थी, खल्क पार्टी की गवर्नमेंट थी, जिसको वो शोरवी कहते हैं, यानी कम्युनिस्ट कहते हैं। तो यहाँ से तो इसका मतलब ये था कि एक जंग ऐसी होनी है कि अफ़गानिस्तान के अंदर जाना है, तो ज़िया-उल-हक जैसा मजहबी आदमी चाहिए था, वो आ गया था। इसी तरह 9/11 से एक साल पहले मुशर्रफ आ गया था, उनको ज़रूरत थी। अब इस खत्ते के अंदर कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती कि जिसके अंदर आपको अमेरिका को आपकी ज़रूरत हो। इसीलिए आपने देखा कि जब से ये हालात बिल्टअप हुए हैं, अगरचे कि अमेरिका ने बहुत बड़ी इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट थी कि इमरान खान को उतारा जाए, क्योंकि वो समझते थे कि पाकिस्तान की फ़ौज या पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट संभाल लेगी। लेकिन 10 अप्रैल ने अमेरिका के उस फैसले को नज़रसानी करने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि अवाम की अक्सरियत के बगैर यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता। दूसरी चीज़ ये है कि इस सारे इशू के अंदर चीन का भी यही मौक़िफ़ रहा है। अभी हमारे आर्मी चीफ वहाँ से होकर आए हैं, जो चाइनीज़ मुबस्सर कहते हैं कि वो भी समझते हैं कि पाकिस्तान की जो पॉपुलर लीडरशिप है उसके ख़िलाफ़ हम आगे नहीं जा सकते। यही वजह है कि अब इंतखाबात जो हैं वो एक बेसिस बन गए। एक बहुत बड़ी लंबी चौड़ी कहानी गुज़श्ता 2-3 महीने से शुरू की गई कि एक इंटरिम गवर्नमेंट लेके आई जाए, जिसके शायद खाकान अब्बासी साहब जो हैं उनको आगे लगाया गया। उन्होंने री इमेजिनिंग पाकिस्तान किया। आज मुझे बुलाया हुआ था मिफ्ता इस्माइल के उसमें, तो मैं नहीं जा सका, लेकिन मैं जाना भी नहीं चाहता था कि वही भाई रिटारिक पुराना मिफ्ता इस्माइल को फिनांस मिनिस्टर लगाया जाए, फला कोई जो ख्वाब एक देखे जाते हैं इंटरिम गवर्नमेंट के। लेकिन ये इंटरिम गवर्नमेंट का हाल भी वैसे होगा जैसे इंटरिम गवर्नमेंट का जहाँ हाल हुआ है, वो मुज़ाकरात की नाकामी के ऊपर है। अगर सियासी पार्टियों ने होश न पकड़ा और मुज़ाकरात की सूरत हाल यही रही, और यही इन्होंने कहा कि नहीं हम इसको बिगाड़ेंगे, तो फिर वही बात होगी कि 5 जुलाई को ये लोग जो हैं मुकम्मल तौर पर एग्रीमेंट हो गया होगा, और 6 जुलाई को शायद कोई और ताले आज़मा आ जाए। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसकी वजह यह है कि फिर आगे वो इन्हीं को गिरफ्तार करेगा और सब कुछ करेगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। उसकी एक वजह, 2 वजह। एक तो ये है कि 2-3 चीज़ें लोग जो हैं वो बड़े ज़बरदस्त किस्म के मार्केट में आ गए हैं। एक तो मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि मैं वहाँ पर हंगामे शुरू करूँगा और जुलूस निकालूंगा और ये करूँ। उसके अंदर मैं वार्न करता हूँ कि अगर मौलाना फजल रहमान ने वहाँ रिलीजियस हंगामे शुरू किए उसकी बुनियाद के ऊपर, तो वहाँ TTP बहुत ऑर्गेनाइज हुई है और वो उसको टेक ओवर कर लेगी, और टेक ओवर वही करता है जो बंदूक वाला होता है। बलूचिस्तान की सूरत हाल इतनी प्रिकेरियस है कि मैं अभी 2 दिन पहले बलूचिस्तान से आया हूँ, वो भी सिर्फ इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि एक दफ़ा जमहूरी गवर्नमेंट पलटे और फिर हम उसके बाद सीधे खड़े हो जाएं। फिर राय आमा जो होगी वो मरकज़ी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ होगी, और नीचे बेशक कितना बड़ा केयर टेकर शरीफ आदमी हो उसके ख़िलाफ़ होगी, और नीचे फिर बलोच इंसर्जेंट जो लीड कर जाएंगे। सिंध की सूरत हाल में कराची आपके हाथ से निकल जाएगा। इतने बड़े अर्बन सिटी को आप नहीं कंट्रोल कर सकते, तो फिर लड़ेंगे आप पंजाब में। पंजाब में आप किससे लड़ेंगे? क्या चकवाल का सिपाही चकवाल वाले से लड़ेगा? क्या जेलम का सिपाही जेलम वाले से लड़ेगा? वली खान ने कहा था आखिरी जंग इस्टेब्लिशमेंट की पंजाब में होगी। तो मुझे इतना पता है कि वो बहुत हद तक सोच रहे हैं कि हम इस तरह की सूरत हाल ना करें, लेकिन नवाज़ शरीफ का ज़ाती इंतकाम इस लेवल का है
कि वो इस मामले में कर रहा है। इसको हालात को ख़राब करने की भी कोशिश की जा रही है। अब इस दौरान वहाँ भी भुट्टो दौर में भी किया जाता था। जैसे उधर मुज़ाकरात हो रहे होते थे, यहाँ लोगों को गिरफ्तार किया जाता था, जेलें भरी हुई थी, लोगों के घरों पे छापे मारे जाते थे, इफ्तिखार तारीख के जैसे लोगों को उठा के मिसिंग पर्सन बनाया जाता। अब वो परवेज़ लाई के घर पे कल जो छापा पड़ा है, वो छापा इस बेसिकली इस बारे प्रोसेस की एक कड़ी है। लेकिन एक बात समझनी चाहिए इन लोगों को, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप इस तरह का एक्शन करवाते हैं तो ब्यूरोक्रेसी बड़ी तेज़ होती है। मैं उनके अंदर रहा हूँ। ब्यूरोक्रेसी आपका काम भी कर देती है और दूसरों के सामने भी अपनी इज्जत बहाल रखती है। अब देखें, आपने इमरान खान को पकड़ने की कोशिश की, कहा चले, ब्यूरोक्रेसी ने मैक्सिमम ट्राई भी की, आंसू गैस भी फेंके और हुकूमत को बदनाम भी कर दिया, लेकिन इमरान खान पकड़ा नहीं गया। फिर मुझे अच्छी तरह मालूमात हैं कि जब इमरान खान वहाँ पहुँचे थे, वहाँ पर क्या नाम है, उसने पिंडी में उसके पेशी के लिए, तो जिन लोगों ने उनको बताया था कि तुम गाड़ी वापस फेरो, साजिश है, तो वो लोग भी अंदर के ही लोग थे। इसी तरह इधर मोहसिन नकवी, आईजी और उसके साथ उसका चीफ सेक्रेटरी, ये सारे गायब हो गए थे। और पीछे से हर बात है कि सुबह उनको कहा कि आप बेल करवा लें, उन्होंने बेल करवा ली, बेल को ओपन करवा दिया, पूरे चैनल से चलवा दिया, और फिर उसके बाद हुआ कि उसके हमला किया। अब परवेज़ लाई का स्टेटस जो है एक मज़ाहमती शख्स के तौर पे वापस चौधरी ज़फ़र के साथ जाके मिल गया हुआ है। लेकिन मसला सारा यह है कि चीज़ें मैनेज की जाती हैं। ठीक, परवेज़ लाई अगरचे कि पूरी ज़िंदगी इस्टेब्लिशमेंट के रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर बात है वो पूरे का पूरा जो ब्लैक धब्बा था ना अपने पिछले, वो धुल गया। सिर्फ एक औरत के आने, उनकी बीवी को पकड़ने और ठड्डा लगा। अब लोग कहाँ याद रखेंगे कि पीछे क्या चलता था। असल मसला ये है कि ब्यूरोक्रेसी बहुत प्ले करती है, और ब्यूरोक्रेसी जो है ये बेसिकली उस तवाइफ की तरह है कि जो आने वाले के लिए पहले से कपड़े तैयार किए होते हैं और मेकअप शेकअप किया होता है, और पुराने कपड़े उतार के नए कपड़ों में शामिल होती है। याद रखें, आप किसी तौर पर भी अगर कोई कोशिश करेंगे, अगर ये सियासी पार्टियां ना संभली तो इनके लिए मौत है, और अगर सियासी पार्टियां ना संभली और कोई दूसरा आ गया तो उसके लिए भी मौत है। इसलिए बेहतर है कि मुज़ाकरात कामयाब हो के इस तरह पे किसी तौर पर निकल आए। बहुत खूबसूरत। मैंने गुस्ताखी नहीं की बीच में बात काटने की, क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। आई वांटेड के ए से लेके जेड तक, स्क्रैच तक समझें आप लोग के हो क्या रहा है, सारे सूरत हाल के अंदर चल क्या रहा है। मुज़ाकरात की बड़ी अहमियत है, लेकिन अगर आप देखें, नवाज शरीफ साहब को देख लें, मौलाना फजल रहमान को देख लें, जावेद लतीफ़ को देख लें, ख्वाजा आसिफ को देख लें, परवेज़ लाई के घर पे छापा, सब कुछ देख लें, तो लगता यही है कि करवाना नहीं चाहते। लेकिन उरिया साहब वाली बात, ना करवा के भी नुकसान है, कोई और आ गया उनके लिए भी नुकसान है। तो हालात जो हैं, तब ऑलरेडी लगता है कि आपके हालात से निकल चुके हैं। सूनर और लेटर पाकिस्तान की आवाम जो है वो हुक्मरानी करेगी और जीत पाकिस्तान की होगी। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।